ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 179 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव द एवरेज वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू आर इक्वल। तो भाई हम लोगों ने प्रूफ किया था इससे पहले वाले सेशन में स्क्वायर वेव के बारे में, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू निकाला था और एवरेज वैल्यू निकाला था। तो स्क्वायर वेव में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं और दोनों जो है 1 के बराबर होते हैं भाई। ओके, वही अगर हम लोग साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करें तो भाई हम लोग को पता है इसका अगर हम लोग एवरेज वैल्यू देखें, वोल्टेज का एवरेज निकालिए फिर करंट का निकालिए, बात बराबर है भाई। ये होता है आपका 2Vm/π, है ना, 2Vm/π और इसी को हम लोग लिखते थे 0.636 Vmax। सही बात है। अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात करें भाई साइनसोइडल के लिए, क्या हो जाएगा आपका Vmax/√2 और 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.707 और ये हो जाएगा मेरा Vmax। क्लियर हुआ। वही अगर हम लोग स्क्वायर वेव की बात करें तो दोनों आपका बराबर होता है। और आज के सेशन भाई हम लोग अपने ट्रायंगुलर वेव को भी प्रूफ करेंगे, यानी इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग ट्रेपीजियम वाले वेव फॉर्म की बात करें, ट्रायंगुलर वेव कैसा होता है, कुछ इस तरीके का भाई। ओके, कुछ इस तरीके का आपका ट्रायंगुलर वेव बनता है। क्लियर हुआ। इसको हम लोग ट्रायंगुलर वेव बोलेंगे, ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी के नाम पे रखा गया है। तो ट्रायंगुलर वेव का अगर आप आरएमएस वैल्यू देखेंगे तो भाई जैसे आपने साइनसोइडल के लिए √2 से डिवाइड किया है ना, ट्रायंगुलर में हम लोग को √3 से डिवाइड करना पड़ता है, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। वही अगर हम लोग ट्रेपीजियम वाले वेव फॉर्म को देखें भाई तो ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो इस टाइप के वेव फॉर्म को भी हम लोग इस सेशन में डील करेंगे। तो इसमें बेटर होता है कि भाई आप सीधे सीधे क्या कर, अगर एवरेज पूछता तो एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया निकालो तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया भाई, और एक आपका यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो एरिया निकाल करके टोटल जो आपका टाइम पीरियड है एक सिंगल वेव का या फिर एक कंप्लीट साइकिल का, उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। और एवरेज अगर आपने निकालना सीख लिया तो भाई आरएमएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर करना फिर रूट लेना हम लोग को। तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है द क्रस्ट वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू। तो देखिए भाई किसी भी वेव फॉर्म का, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग साइनसोइडल वेव फॉर्म लें, इस तरीके का इमेजिन कीजिए कि भाई मेरे पास एक वेव फॉर्म है, तो इसका जो मैक्सिमम जो हाइट होगा भाई, या फिर जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है, या फिर कहिए मैक्सिमम जो सरफेस होगा, है ना, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। फिर इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू भी बोलते हैं भाई। तो जो सबसे लोवेस्ट वाला जो सरफेस होता है ना, ये इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं भाई। ये 9th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ किया जाता है ये दोनों, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ठीक है ना। तो क्रस्ट को ही हम लोग पीक वैल्यू भी बोलते हैं भाई, या फिर कहीं मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज। तो पावर फैक्टर हम लोग को पता है भाई cos फाई होता है, और cos फाई इक्वल टू क्या है आपका kW/kVA, यानी ये एक रेशियो है ना, एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें, इसको और थोड़ा ओपन करके लिखते हैं भाई। हम लोग को पता है एक्टिव पावर का मतलब क्या है P, और KV मतलब क्या एपरेंट पावर भाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं P+jQ। ये मेरा एक्टिव पावर, ये मेरा रिएक्टिव पावर होता है। तो अगर आप यहाँ पे D फॉर डॉग देखते हैं भाई ऑप्शन में, क्या है, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इन वॉट, यहाँ पे लिख देना वॉट मतलब एक्टिव पावर की बात है, टू द कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट टू द सर्किट इन VA। कॉम्प्लेक्स पावर मतलब क्या है, इसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों आ गया। और बाकी जैसे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड टू द टोटल पावर ट्रांसफर, भाई इसमें सही नहीं है ना, प्रॉपर डेफिनेट आपको एकदम सटीक ऑप्शन चूज करना होता है भाई, जिसमें आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बताया गया हो। ओके, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लगेगा ये भी सही, लेकिन भाई इसमें देखिए कौन सा पावर रिसीव हो रहा है इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। जैसे आप ऑप्शन बी पढ़िए, क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय, सबसे पहले कंज्यूम्ड होता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि लोड उसको कंज्यूम्ड करता है ना। तो कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इन वॉट, से यहां तक तो सही है, टू द टोटल पावर एट सेंडिंग एंड। भाई टोटल पावर सेंडिंग एंड थोड़ी ना होगा, यहाँ पे आपका टोटल पावर रिसीविंग एंड होना चाहिए, सर्किट में कितना पावर एक तरीके से आ रहा है, ठीक है, टोटल पावर का कितना एक तरीके से आपने एक्टिव पावर कंज्यूम किया। तो ये बेसिक है भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा भाई कि कौन सा ऑप्शन जो है मेरे लिए सही है। ओके ना। अब देखिए ये आपका आ गया ट्रेपीजियम वाला वेव फॉर्म। अब इसमें देखिए क्या बोला है, एवरेज वैल्यू निकालना भाई। तो एवरेज वैल्यू निकालना मतलब क्या, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई क्लासरूम है भाई, ये मान लेते हैं हम लोग का क्लासरूम है, इसमें मान लेते हैं 5 स्टूडेंट हैं,
है ना, और 5 स्टूडेंट का मान लेते हैं डिफरेंट एज होगा। अब इनका अगर एवरेज कोई पूछता है, एज का अगर आपसे एवरेज पूछता है तो क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इसका एवरेज निकाल रहे हम लोग। क्या हो जाए, मान लेता है नर्सरी क्लास का भाई मान लेते हैं 5 स्टूडेंट का है, तो मान लेते हैं किसी का 3 साल है, किसी का 4 साल है, अगेन मान लेते हैं किसी का 3 साल है, मान लेते हैं किसी का 4 साल है, मान लेते हैं 5 ईयर्स का। क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता है एवरेज। तो अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें तो एवरेज का मतलब था सबसे पहले एरिया भाई, ठीक है ना, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने का मतलब क्या है कि भाई ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी ये फर्स्ट एरिया निकलेगा। ये एक ट्रायंगल हो गया भाई, तो ये दूसरा एरिया निकालना पड़ेगा, और ये एक आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन चुका है, तीसरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया, क्योंकि भाई देख रहे हैं ना ऊपर में सम किया जाता है, और एरिया का मतलब क्या, इंटीग्रेशन भी करेंगे अगर आप, तो सीधी सी बात है इंटीग्रेशन भी क्या देता है आपको, एरिया निकाल करके देता है। सही बात है। एवरेज जब हम लोग लिख रहे थे भाई, जैसे साइनोसोडियल फंक्शन का आपको एवरेज निकालना, तो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं इस तरीके का साइनोसोडियल, लेकिन हम लोग हाफ वेव फॉर्म के लिए निकालते हैं ना भाई, 0 से लेकर पाई तक का निकालते हैं। तो भाई हम लोग क्या कर रहे थे, 0 से लेके पाई तक यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है मेरे पास, मान लेते हैं वोल्टेज का है तो Vm साइन ओमेगा टी का, है ना, इसका हम लोग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। और यहाँ पे फिर ये तो हम लोग का पूरा एरिया निकाल के दे देगा ये वाला 0 से लेकर पाई तक, और फिर हम लोग इसको डिवाइड भी तो कर रहे थे भाई पूरा का पूरा, जहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, तब जाके यहाँ पे क्या होगा आपका एक तरीके से एवरेज निकल कर आएगा। तो पहले इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद आपको पूरा एक साइकिल तक, क्योंकि एक साइकिल तक यहाँ तक है ना, यानी पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसका निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को भाई ट्रायंगल, पहले देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग को पता है भाई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सही बात है, तो इसी फॉर्मूला को लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए इसका बेस अगर आप देखें भाई, ये मेरा यहाँ से लेके आते क्या है 0 है, यहाँ से लेके अल्फा है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल रहे हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है मेरा अल्फा इनटू हाइट क्या है भाई, ये हाइट हो जाएगा, हाइट इसका क्या है FM दिया हुआ है, ये हो गया। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं भाई, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हाफ। अब इसमें बेस हम लोग को देखना है, तो बेस कैसे हम लोग देखें भाई, हम लोग को पता है कि ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, यहाँ से लेके डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग को पता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पाई है, देख रहे हैं ना यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, ये 0 है, अल्फा है, पाई माइनस अल्फा, ये पाई है, तो पूरा डिस्टेंस पाई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मेरा पाई माइनस अल्फा है, तो पाई में से अगर मैं पाई माइनस अल्फा कर दूँ तो भाई मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाई कि पाई में से माइनस करना मेरे को पाई माइनस अल्फा, यही है। कितना हो जाएगा आपका, पाई ब्रैकेट तोड़ते हैं और ये हो जाएगा प्लस अल्फा, तो भाई पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही है, ये अल्फा ही है भाई, ये डिस्टेंस जो है मेरा अल्फा ही है। और हाइट तो भाई वही रहेगा सेम FM, तो हाफ बेस हो गया मेरा अल्फा और हाइट हो गया मेरा FM। अब हम लोग एरिया निकालते हैं भाई रेक्टेंगल का, तो इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल के लिए एरिया निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भाई लेंथ क्या होगा इसका बताइए, लेंथ हम लोग कैसे निकालें, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है पाई माइनस अल्फा, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ टोटल में से भाई, एक मिनट हम लोग को भाई ये चाहिए ना डिस्टेंस, तो ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक भाई मेरा क्या है पाई माइनस अल्फा है, इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो टोटल में से ये घटा दूँ तो ये बच जाएगा, है ना। तो ये भी कर लेते हैं पाई माइनस अल्फा में से मैं अल्फा माइनस करता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस ये हो जाएगा आपका -2 अल्फा। क्लियर हुआ, तो ये तो हो गया भाई आपका लेंथ, कितना आ गया पाई -2 अल्फा इनटू आपका जो हाइट है ना, यानी ब्रेथ, तो ये FM में हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना भाई, ये तो हम लोगों ने एक एक करके एरिया, हम लोग पूरा एरिया चाहिए भाई, समझते क्या, आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ये दोनों वैल्यू सेम है भाई, है ना, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 2 ये हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा इंटू FM प्लस ये वाला एरिया क्या हो जाएगा पाई -2 अल्फा इंटू FM। तो भाई ये तो हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, है ना, यानी यहाँ तक काम कर लिया भाई हम लोगों ने, इंटीग्रेशन कर लिया। अब मुझे इसको फिर डिवाइड भी तो करना है,
यहाँ पे मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा भाई, कितने से करना पड़ेगा, जहाँ तक आपने एक साइकिल कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक, यानी पाई से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, अल्फा इंटू एफ एम प्लस यहाँ पे अगर हम लोग उसको ब्रैकेट तोड़ते भाई क्या हो जाएगा आपका, पाई इंटू एफ एम, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू एफ एम। तो यहाँ पे देखिए, और नीचे में डिवाइड है, पाई रहेगा वैसे ही वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस अल्फा एफ एम है, ये माइनस 2 अल्फा एम, तो उसको घटाएंगे अगर, यहाँ पे बचेगा माइनस अल्फा इंटू एफ एम प्लस पाई इंटू एफ एम डिवाइडेड बाय पाई। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते, क्या लेते हैं कॉमन, एफ एम कॉमन ले लेते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई। ये आपका आंसर आएगा, यानी पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो जाएगा एफ एम, यानी बी फॉर बॉल भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 15 वोल्ट AC सोर्स इज अप्लाई टू अ लोड इम्पिडेंस, ठीक है, यानी वोल्टेज दिया हो भाई, और वोल्टेज का अगर एंगल नहीं समझता, रेफरेंस लिया गया, यानी वोल्टेज 0 एंगल पे है, और इम्पिडेंस आपका दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आपको लोड करंट बताना है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए लोड करंट भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है। तो हम लोग को पता भाई कि I इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, इसको मैं लिख सकता हूँ V एंगल 0 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा V एंगल 0 का मतलब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब रियल पार्ट है सिर्फ, इमेजिनरी पार्ट 0 भाई, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये इसका एंगल होता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, ओपन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो V इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा क्या है 0 प्लस J साइन थीटा क्या है यहाँ पे 0, तो भाई J साइन क्या होता है, या फिर इसको ऐसे ओपन करके लिखते हैं, ब्रैकेट अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू कॉस 0 प्लस V इंटू, यहाँ पे J बाहर ले लेते हैं, साइन 0, साइन 0 0 होता है, और ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 यानी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ, और कॉस 0 यानी 1 होता है, नहीं सिर्फ और सिर्फ, यानी सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होता है भाई, बस ये समझिए आप। तो अभी हम लोग का ये वोल्टेज है, इम्पिडेंस देखिए, इम्पिडेंस क्या है आपका 3 माइनस J4। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V एंगल 0 लिखने का मतलब नहीं है, ओके 3 माइनस J4, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 3 प्लस J4। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, वोल्टेज दिया हुआ ना, वोल्टेज दिया हुआ कितना है 15 वोल्ट, तो यहाँ पे डाल देता है 15 वोल्ट। इसको सॉल्व करना है, 15 या 45 हो जाएगा, प्लस J 15 चौका 60, नीचे में क्या हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस J स्क्वायर का वैल्यू 1 के माइनस 1 का तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं 45 बटा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25 हो जाएगा भाई, प्लस J 60 का अगेन 3 का स्क्वायर, भाई इसको अलग लिख सकते हैं ना ऐसे सेपरेट करके, इसको यहाँ से एक बार लिखिए आप, ठीक है, ये हो गया मेरा, और एक बार फिर इसको आप यहाँ से लिखिए, ओके, क्योंकि प्लस वैसे तोड़ लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा अगेन आपका 25, बस इसको सॉल्व कर लेना भाई, 5 5 या 25, 5 9 या 45, यानी 9 को डिवाइड करना है, यानी 5 से 1 टाइम्स में लगाते हैं, 4 आ जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 1.8 आ गया, इसका जो वैल्यू है 1.8 आ गया भाई, प्लस J वैसे वैसे रहेगा 12 50 60, और ये हो जाएगा आपका 5, तो कितना हो जाएगा 5 2 या 10, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे 5 हो जाए 20, यानी 2.4 ये आ जाएगा भाई आपका, ये आ गया करंट। तो करंट आ गया कितना है 1.8 और 2.4 B फॉर बॉल भाई। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, तो उसको भाई हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए भाई, ये जो है ना हम लोग को पता है भाई, ये अगर आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा तो भाई अगर हम लोग रेक्टिफायर में खासकर फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें अगर आप AC इनपुट सिग्नल देंगे तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ है ना, ये नेगेटिव साइकिल में भी कंडक्ट करेगा, लेकिन भाई ये उल्टा कर देता है, तो ये हम लोग क्या है रेक्टिफाई वेव फॉर्म है भाई, ओके ना। अब हम लोग को यहाँ पे पूछा गया भाई इसका RMS वैल्यू बताइए, सॉरी एवरेज वैल्यू पूछा गया है। तो एवरेज वैल्यू भाई, क्योंकि हम लोग को पता है भाई, हम लोग हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं या फिर पूरे साइकिल के लिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा भाई। तो इसका हम लोग पता है, ये ऑलरेडी पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेकर पाई तक का जो एवरेज वैल्यू होता है क्या होता है आपका 2Vm अपॉन
पाई भाई, सीधी सी बात। जैसे हम लोगों ने साइनसोइडल फंक्शन के लिए निकाला था ना 0 से लेकर पाई तक, वही सेम इसका भी आएगा। तो 2Vm अपॉन पाई हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में भाई आपका ठीक है इम्पिडेंस दिया हुआ है, इम्पिडेंस दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है ना। द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट प्लेस्ड अक्रॉस 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स इज ना, फाइंड द करंट थ्रू लोड। तो सेम क्वेश्चन है भाई, करंट निकालना है आपका। तो I इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज मेरा 120 डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या है 10 प्लस J20। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं पहले, 10 माइनस J20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस J20। ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा 1200 प्लस माइनस माइनस J 12 दूनी 24, यानी ऊपर में हो जाए 2400, नीचे आ जाए कितना 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसको सीधे लिखता हूँ 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400 यानी 500 हो जाएगा। तो उसमें रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं भाई, 1200 डिवाइडेड बाय 500 और ये है आपका माइनस J 2400 डिवाइडेड बाय 500। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 पॉइंट देंगे तो भाई 5 4 जा 20, 2.4 आ गया इसका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा ये 24/5, 24/5। तो 5 4 जा लगाएंगे 20 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 80 यानी 5 8 जा 40, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस है, माइनस J 4.8, ये आ गया करंट। और यहाँ पे 2.4 है ना, 2.4 है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं 2.4 माइनस 4.8, ठीक है, D4 डॉग हो जाएगा। एक बार आंसर देखते चलते भाई। सही है, आगे बढ़ते हैं। विच सर्किट विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट, नॉट लगा हो भाई। तो हम लोग पता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भाई कोई भी आपको ट्रांजिएंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वायर फ्रॉम मीटर टू मेंस। सबसे पहले आप सिचुएशन को समझिए। जैसे मान लेते भाई आपने एक नया घर बनाया है, तो अब इस घर में भाई जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होंगे उसको चलाने के लिए भाई आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा ना। मान लेते हैं आपके कॉलोनी में आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोल आया 3 फेज 4 वायर R Y B और एक न्यूट्रल, सही बात है। तो भाई अब अपने घर से, यानी आपके घर के बाहर में मीटर लगा हुआ, मीटर यहाँ पे दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का मीटर लगा होगा भाई, है ना। तो इस मीटर में क्या होता है 4 पॉइंट होते हैं ना, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का भाई, आप समझिए। सिर्फ मीटर को दिखाते हैं यहाँ पे, 1 2 1 2, ठीक है। तो न्यूट्रल भी आजकल भाई हम लोग पोल से ही लेते हैं ना, तो आपको 2 वायर चाहिए यहाँ पे। तो आप समझिए, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं मेरा फेज है और ये मेरा न्यूट्रल है। ये मीटर के अंदर घुस के फिर हम लोग का यहाँ से फिर घर के अंदर जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे घर बना दे रहा हूँ, क्लियर हुआ, ये घर के अंदर आपका चला जाएगा। तो हम लोग को भाई यहाँ पे इस वायर का कितना थिकनेस रखना पड़ेगा, इसका मोटाई क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट कैरिंग के हिसाब से ही हम लोग को थिकनेस चूज करना पड़ता है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई इस घर में कितने सारे लोड लगे हुए, क्या क्या हम लोग को यहाँ पे एक तरीके से ऑपरेट करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हैविंग 3 लाइट फैन, ठीक है, लाइट एंड फैन कर लेंगे ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि भाई एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन होता है ना वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हो रहता भाई, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे खुद से इमेजिन करना है। तो आप इमेजिन कीजिए भाई मेरे पास लाइट्स एंड फैन है, ओके। या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हैं, लाइट फैन मतलब क्या, कम पावर वाले फैन लगे हुए हैं घरों में, है ना। और कितने फैन लगे हुए हैं यहाँ पे, 3 लगे हुए हैं ऐसे, 3 लाइट फैन, सर्किट ऑफ 800 वॉट ईच, यानी सीधी सी बात है भाई 3 लगे हुए और हर एक का जो है कितना पावर रेटिंग है आपका 800 वॉट। अब यहाँ से दूसरे लोड के बारे में बताया गया, दूसरा लोड है, पहला लोड तो हो गया, दूसरा लोड बोल रहा है ये 1.5 नहीं भाई 15 एम्पियर है, ठीक है ना। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, नहीं तो 1.5 एम्पियर लेके चलेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। एंड 215 एम्पियर पावर सर्किट ऑफ 1.5 किलोवाट ईच। तो सीधी सी बात पे अगर हमने यहाँ पे टोटल पावर देखें
तो टोटल पावर के हिसाब से 800 गुना 3 करें कितना हो जाएगा 2400 वॉट, और ये हो जाएगा ऐसे ऐसे कितने 2 लगे हुए ना, 2 लगे हुए, ठीक है। तो 1500 1500 3000 यानी 3 किलो वॉट, या फिर कहिए सीधे ही 3000 वॉट ही रहने देते हैं। तो टोटल आपका जो पावर का डिमांड कितना 3 दूनी 5 यानी 5400 वॉट। क्लियर हुआ। अब देखिए जो सेकंड वाला जो भाई लोड का यहाँ पे दिया गया है ये 15 एम्पियर ले रहा है, ठीक है ना, हर एक। तो क्योंकि ऐसे ऐसे 2 लोड लगे हुए हैं तो भाई तो 15 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एम्पियर हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला लोड है भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड लोड, तो ये सेकंड लोड दोनों मिलकर कितना करंट खींचेगा 15 एम्पियर प्लस 15 एम्पियर, ये आपका साफ साफ दिया हुआ है 30 एम्पियर। और क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे लिखा ना मीटर टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, आप घर का एग्जांपल ले सकते हैं आप, यानी घरों में जो कनेक्शन होता है भाई वो पैरेलल कनेक्शन होता है। यानी टोटल कितना है 5 एप्लियंस है, 3 ये वाले और 2 ये वाले, यानी टोटल 5 एप्लियंस है भाई। तो पांचों एप्लियंस को हम लोग पैरेलल में दिखा सकते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया। 5 एप्लियंस इस तरीके से पैरेलल में आपके लगे होंगे। ये जो सेकंड वाला लोड दिया भाई इसमें आपका देखिए 1500 वॉट पावर रेटिंग है और 15 एम्पियर का करंट खींचा जा रहा है ना। तो 2 दिया, पावर दिया, करंट दिया, भाई यहाँ से हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में सबके क्रॉस क्या होता है वोल्टेज से, मतलब यहाँ देखिए हम लोग को पता है पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो भाई मेरे को देखिए पावर पता है, करंट पता है, तो वोल्टेज नहीं निकल जाएगा, क्या आ जाएगा पावर अपॉन आई। कितना है पावर आपका 1500 डिवाइडेड बाय, भाई ये अपने आप में 1500 ले रहा होगा, मान लेते हैं इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी 1500 ये भी 1500 है ना। तो पैरेलल में लगाओ ना भाई, इसके क्रॉस इसका मुझे पावर पता है कितना खींच रहा है और इधर से कितना करंट आ रहा है ये भी पता, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं हम लोग, तो वही कर रहे हैं। 1500 डिवाइडेड बाय आपका जो करंट है 15 एम्पियर कट के कितना हो जाएगा आपका ये 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके क्रॉस क्या होगा 100 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो सोर्स लगा होगा ये एक तरीके से 100 वोल्ट का होगा भाई, ठीक है। और ये करंट कितना खींचेगा, ये दोनों का मान लेते हैं इस तरीके दिखा दे रहे भाई, ये भी 15 ये भी 15 यानी 30 एम्पियर का करंट खींचेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है टेक द परमिसिबल पावर फैक्टर एज 0.8। अब पावर फैक्टर भी मेंशन किया है भाई। पावर फैक्टर मेंशन करने का मतलब है कि भाई जैसे देखिए ये जो सेकंड वाला लोड था ना, इसमें क्योंकि साफ साफ लिख दिया 15 एम्पियर का करंट खींच रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे तो करंट आपका डायरेक्ट पता चल गया, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। अब हम लोग को जो स्टार्टिंग यानी जो फर्स्ट केस का लोड दिया था 3 लाइट फैन, फैन मतलब क्या इंडक्शन मोटर भाई, इंडक्शन मोटर मतलब क्या एक्टिव पावर भी लेगा और रिएक्टिव पावर भी लेगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे भाई यहाँ पे लिखता हूँ 4 लोड 1 पावर इक्वल टू यानी टोटल पावर इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, क्योंकि सिंगल फेज चल रहा है ना भाई। तो हम लोग यहाँ से टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर क्या था फर्स्ट केस में, टोटल पावर कितना था 800 यानी 3 लोड लगे हो ना, तो 8 या 2400 यानी 2400 तो टोटल पावर हो गया। वोल्टेज को इधर लेगा क्योंकि मेरे को करंट चाहिए भाई, तो पावर को 2400 कर दे, वोल्टेज इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। पावर फैक्टर हम लोग लेके आ रहे इधर, क्योंकि पावर फैक्टर दिया तो यूज करेंगे ना, समझ गए। और इधर क्या बच जाएगा आपका IRMS, यानी ये तीनों मिलकर के भाई कितना करंट खींचेगा ये हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 0 ऊपर और चला जाएगा, यानी 240 को अगर आप 8 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, ये टोटल करंट आ जाएगा IRMS फर्स्ट वाले लोड के लिए। तो 8 या 24 यानी कितना हो जाएगा 30 एम्पियर भाई, 30 एम्पियर। यहाँ पे लिखता हूँ IRMS इक्वल टू 30 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, थोड़ा न्यू पेज में आ रहा है हम लोग। ये जो 30 एम्पियर का करंट आया, क्योंकि भाई आपने पावर फैक्टर का यूज़ किया यहाँ पे, cos फाई का यूज़ किया, इसका मतलब क्या कि भाई इसमें एक्टिव पावर भी आ रहा होगा रिएक्टिव पावर भी, यानी जो भी हम लोगों ने करंट निकाला है 30 एम्पियर का, इसका 2 कॉम्पोनेंट टूटेगा भाई, 2 कॉम्पोनेंट टूटेगा। एक एक्टिव पावर यानी एक होता है आपका I cos फाई और दूसरा होता है आपका I sin फाई। क्लियर हुआ। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हम लोग को पता है कि I जो होगा करंट जो होगा वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज 100 आया, इसको हम लोग रेफरेंस मान के चल रहे हैं,
क्योंकि पैरेलल सर्किट वोल्टेज रेफरेंस पे ही होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्पिडेंस। किसका इम्पिडेंस? जो तीनों लोड लगे हुए हैं, तीनों लोड के चलते जो इम्पिडेंस आ रहा है भाई, ये तीनों के चलते जो भी इम्पिडेंस आ रहा होगा वो है ना, तभी तो मेरे को टोटल करंट मिलेगा। तो भाई यहाँ पे देखिए, क्योंकि इम्पिडेंस आप लिख रहे हैं तो इम्पिडेंस का कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। क्लियर हुआ? और हमेशा मैंने आपको बताया भाई कि इम्पिडेंस का जो एंगल होता है वही मेरा पावर फैक्टर एंगल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से फाई का वैल्यू निकालें, है ना, क्योंकि जो फाई होगा वही मेरा इम्पिडेंस का एंगल होगा, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8, ये कितना हो जाएगा 36.86। बिल्कुल सही है 36.86। तो भाई यहाँ पे ये एंगल जो है ना यहाँ पे होगा हम लोग का 36.86। अब क्योंकि भाई इन दोनों का जब आप डिवीजन करेंगे तो भाई कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, कितना मैग्नीट्यूड आएगा 30 एम्पियर, लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ एंगल भी बनेगा भाई, कितना एंगल जाएगा -36.86। क्लियर हुआ? बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, कॉमन सेंस आपको लगाना है, क्योंकि पावर फैक्टर के थ्रू आपने निकाला ना, ऐसा दो कॉम्पोनेंट टूटेगा भाई। तो हम लोग यहाँ पे टोटल करंट की बात करते हैं, टोटल करंट। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही लोड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2400, टोटल एक साथ करके दिखा रहा हूँ 2400 वॉट, और ये कितना करंट खींच रहा है 30 एम्पियर, ठीक है। अब इसके अंदर एक्टिव पावर भी लेकर के आ रहा होगा और रिएक्टिव पावर, क्योंकि इसके अंदर दो कॉम्पोनेंट छुपे भाई, ये भी है ये भी है। क्लियर हुआ? और ज़्यादा नहीं समझ में आता तो भाई आप इसको ऐसे दिखा दीजिए कि भाई ये लोड है, इसके अंदर हम लोग इस तरीके का दिखा देते हैं, RL दिखा देते भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो था भाई 1500 से नहीं कितना हो गया 3 किलोवाट है, फिर 3000 वॉट, और ये कितना खींच रहा है टोटल आपका 15 + 15 यानी 30 एम्पियर। अब हम लोग को पता है भाई कि इधर से जो भी करंट आएगा क्या होगा, दोनों का फेजर सम होगा, अलजेब्रिक सम नहीं। अलजेब्रिक सम करें तो 30 + 30 60 हो जाएगा भाई, नहीं भाई, आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि एसी में है तो एसी में हमेशा फेजर सम होता है। तो फेजर सम है इसका मतलब क्या, ये तो भाई मान लेते हैं एक्टिव पावर का है, यानी इसमें प्योर रेजिस्टिव मान लेते हैं, ठीक है, तो ये सीधे ये 30 हो जाएगा। लेकिन इसको फिर हम लोग को फेजर सम करना, फेजर सम करने मतलब क्या है भाई, इसमें एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है 30, और एंगल हो जाएगा आपका -36.86। अब इसका फेजर सम करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे टोटल करंट एक तरीके से पता चलेगा। और ये वाला आप बोलिएगा 30 यहाँ पे कैसे ले लिया आपने भाई, इसमें देखिए ना, इसमें सेकंड वाला लोड पड़ी है 15 एम्पीयर का करंट खींच रहा है, पावर सर्किट ऑफ 1.5 किलोवाट ईच, हर एक जो है 15 किलो, यानी ये एक्टिव पावर मतलब ये रिएक्टिव पावर खींच नहीं रहा ना भाई, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना 15 किलोवाट, यानी एक्टिव पावर है सिर्फ और सिर्फ। एक्टिव पावर मतलब क्या, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। अब देखिए इसको ऐड करना भाई, अब हम लोग को पता है ऐड करने के लिए भाई हम लोग हमेशा कर दिए, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 30 एंगल 0 डिग्री, यानी वोल्टेज के फेज में है, क्योंकि वोल्टेज को हम लोगों ने क्या किया हुआ है 0 डिग्री पे लिया हुआ है। यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा ये V एंगल 0 पे है, तो अब दोनों को जोड़ना भाई, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होगा, ठीक है, J0 हो जाएगा इसका। इसको कैसे लिखेंगे 30, ये हो जाएगा cos -36.86, और ये हो जाएगा आपका प्लस J sin -36.86। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास साइन और यहाँ पे माइनस थीटा लगा हुआ है तो माइनस साइन बाहर निकल जाता है और ये हो जाता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो जो माइनस यहाँ पे एंगल में घुसा हुआ है इसको भाई हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे प्लस से माइनस बन जाएगा, J साइन ये हो जाएगा 36.86। क्लियर हुआ? बस इसको आपको सॉल्व करना भाई, ओके, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा भाई ये आ जाएगा 56.92। इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे 56.92 एम्पियर। अब और समझिए हम लोग के क्वेश्चन भाई एक चीज़ और मेंशन किया गया है, सेफ्टी फैक्टर। देख रहे ना, सेफ्टी फैक्टर भाई जी कितना है आपका सेफ्टी फैक्टर, ये दिया 1.5। अब इसका क्या मतलब होता है, तो भाई आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, जब हम लोग लोड कर्व ये सब बारे में पढ़ते हैं ना भाई, तो हम लोग को पता है यार कि जो भी आपका आज के डेट में पावर का डिमांड है, जैसे मान लेते हैं 10 MVA का पावर का डिमांड हो रहा है आपके शहर में, तो भाई
अब जैसे मान लेते हैं आपके शहर में कोई ना कोई ऐसा त्यौहार या फिर कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा भाई जहाँ पे बाहर से लोग आते होंगे। बाहर से कहने मतलब क्या है कि भाई कोई अदर स्टेट से या फिर कहीं कोई अदर कंट्री से आते होंगे उस सीज़न में, 1 महीने के लिए या फिर 1.5 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए। उस हिसाब से भाई क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं उस शहर में, तो उनको भी क्या चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, है ना। और आज के डेट में भाई सब चीज़ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि भाई उस समय आपका पावर का डिमांड ज़्यादा होगा, 10 MVA से ज़्यादा चाहिए होगा। अब क्योंकि आपके जनरेटिंग स्टेशन में मैक्सिमम जो पावर सप्लाई करने की कैपेसिटी 10 MVA यानी रिजर्व कैपेसिटी अगर 0 है आपका, तो सीधी सी बात है आपका लोड शेडिंग वाला कंडीशन आ जाएगा। यानी 2 घंटा के लिए अगर आप भाई इस शहर को दे रहे हैं, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में दे रहे हैं, तो 2 घंटा भाई दूसरे एरिया को कट करना पड़ेगा, उधर पावर आपको नहीं देना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से तो होता है कि भाई इधर 4 घंटा दे रहे हैं तो भाई 2 घंटा उधर काट रहे हैं, वो लोड शेडिंग का कंडीशन हो जाता है भाई। तो लोड शेडिंग का कंडीशन ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजर्व कैपेसिटी कुछ ना कुछ ले करके चलते हैं भाई। यानी जो भी आपका आज के डेट में पावर का डिमांड है उससे बड़ा हम लोग भाई अपने जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर के, या फिर कहिए उतना ही बड़ा नहीं बोल सकते भाई, छोटे छोटे डिफरेंट MVA रेटिंग के सेम वोल्टेज वाले अल्टरनेटर को हम लोग लगाते हैं, ताकि पावर के डिमांड से हम लोग क्या कर सके, उसको उसी हिसाब से ऑन करेंगे। ठीक है, तो रिजर्व कैपेसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कि भाई ये तो आपका एग्जैक्ट आया 56.92 एम्पियर एक तरीके से करंट खींच रहा है, तो इसी हिसाब से आपको वायर का थिकनेस चूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर दिया। सेफ्टी फैक्टर मतलब क्या कि भाई कभी कभार क्या हो सकता है कि भाई कोई गेस्ट आ गया आपके घर में, अब मान लेते तो लैपटॉप चार्ज करने लग गया, या फिर कहीं मोबाइल चार्ज करने लग गया, फिर कहीं मान लेते हैं कुछ और भी एप्लियंस लेकर के आ रहा है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस, है ना। तो उस केस में फिर आपका ये जो वायर आ रहा है ये ओवरलोड हो जाएगा ना, स्ट्रेस आ जाएगा इस पे पोल से जो आ रहा है मीटर में। तो इसको अगर हम लोग सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेफ्टी फैक्टर मतलब क्या कि भाई इतना जो करंट आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, 1.5 से मल्टीप्लाई करने मतलब इसका 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 मतलब 1.5 गुना करंट हम लोग लेकर के चलेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 85.38 एम्पियर। यानी अब हम लोग को वायर का जो थिकनेस चूज करना हो इसके हिसाब से चूज करना होगा भाई, समझे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेफ्टी फैक्टर को कंसिडर किया, यानी कभी कभार अगर भाई ओवरलोड भी हो जाता है, फिर मान लेते हैं फॉल्ट भी तो आता है भाई कभी कभी, शॉर्ट सर्किट ये सब है, तो उस समय फिर इसी हिसाब से करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेटेड करंट का 10 गुना 20 गुना 100 गुना तक ज़्यादा जाता भाई, तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग को सोचना पड़ता है भाई। तो सेफ्टी फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है टोटल और ठीक है, हम लोगों ने 15 एम्पियर के हिसाब से लिया ना भाई। अगर आप 1.5 एम्पियर के हिसाब से लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, ओके ना। तो 1.5 के हिसाब से लेकर चलेंगे भाई, यहाँ पे 1.5 मान लीजिए 3 एम्पियर आएगा, तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन AC सोर्स इज अप्लाई टू अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज द एक्टिव पावर। तो भाई प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो एक्टिव पावर तो 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि एक्टिव पावर खींचेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट। करंट बताना भाई, वोल्टेज का यहाँ पे भाई इक्वेशन दिया हुआ है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी करंट इक्वल टू क्या है, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। तो सबसे पहले तो इम्पिडेंस निकालते हैं, तो पहले XC और XL निकालना पड़ेगा। XC क्या हो जाएगा 1/ωc, XL क्या हो जाएगा ωL। ओमेगा का वैल्यू देखिए वोल्टेज इक्वेशन में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू C का वैल्यू कितना भाई 40। माइक्रो मतलब क्या, ऊपर चला जाएगा, 1000 गुना 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 25। यानी XC का वैल्यू आ गया आपका 25 ओम, और इसका आ जाएगा 1000 इंटू L का वैल्यू कितना है 65 मिली है, तो मिली से ये 1000 कट जाएगा, यानी सीधे से 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 ओम। तो इम्पिडेंस निकालते भाई क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, तो R कितना है 30 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3900 प्लस इसमें से माइनस कीजिए, 65 में से माइनस करें कितना हो जाएगा 0, 6 में से 40, 40 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 16, यानी 1600। ठीक है भाई, ये फार्मूला होता है ना, इम्पिडेंस इक्वल टू R स्क्वायर प्लस जो बड़ा है XL बड़ा है, तो XL में से XC घटा देंगे। ठीक है, वही चीज़ मैंने किया है। कितना हो जाएगा 16 9 2500, 2500 का रूट कितना हो जाएगा भाई आपका 5 और 2 नहीं
50, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे ना 2500 हो जाएगा, 25 का रूट 5 और 100 का 10 यानी 50 आ जाएगा भाई। क्लियर हुआ? तो इम्पिडेंस आ गया हमारा 50। और एंगल की अगर बात करें, एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना है आपका, भाई इसको एक स्टेप और करते हैं। आप देखिए इम्पिडेंस जो था मेरा 30 का स्क्वायर यानी r था ये मेरा, प्लस एक्सएल माइनस एक्स किया तो हम लोगों ने 40 आ गया, 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं r जो है हमारे यहाँ पे 30 है और एक्सएल जो है हमारे यहाँ पे 40। यहाँ पे क्या होता है एक्सएल अपॉन r, तो एक्सएल अपॉन r मतलब क्या, 40/30, कहना मतलब क्या है 4/3। तो ये आ गया भाई मेरा इम्पिडेंस। अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। वोल्टेज मेरा कितना है, वोल्टेज भाई मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऑप्शन मेरे ख्याल से करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो जो I होगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू रहने दे रहा है डिवाइडेड बाय मेरा इम्पिडेंस, है ना। तो मैक्सिमम वोल्टेज को इम्पिडेंस से डिवाइड करते करंट मेरे को क्या मिल जाएगा, करंट मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसा लिखते हैं ना, I मैक्स कितना हो जाएगा, V मैक्स अपॉन 50। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको और काट दें, 6/25 यानी 6 को 25 से डिवाइड करना है, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 बार में 50 बच जाएगा 10, एक 0 और बटाया 25 का साइन नहीं 0.24, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। यानी अगर हम लोग इक्वेशन लिखना होगा करंट के लिए तो 0.24, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। ये I मैक्स हो गया। अब होता है क्या, साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज इक्वेशन यहाँ पे भाई देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। एंगल तो हम लोग को पता, जो इम्पिडेंस का एंगल होगा वही आपका भाई पावर फैक्टर एंगल होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं 0.24 तो सब में है भाई, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। और क्योंकि हम लोग का एक्सेल बड़ा था ना, एक्सेल बड़ा था इसमें करंट मेरा लैग करेगा। तो वोल्टेज क्या था भाई, वोल्टेज क्या था, ये था आपका 12 cos 1000 t प्लस ये था आपका 15 डिग्री, यानी इसको हम लोगों ने रेफरेंस ले रखा था। तो जो करंट है, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0.24, सारा का सारा ऑप्शन कॉस में, तो इसको भी कॉस में ही रहेंगे। ये हो जाएगा ओमेगा यानी 1000 t प्लस 15 डिग्री। ये तो वोल्टेज है भाई, तो वोल्टेज से कितना लैग करेगा, तो कितना लैग करेगा, जो अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने tan इनवर्स 4/3, समझे। माइनस का मतलब क्या है भाई, यहाँ तक तो वोल्टेज का ही है ना, ये 15 डिग्री मतलब वोल्टेज पे है, तो वोल्टेज से कितना, तो ये दिखा देते एक्स एक्सेस, ये मान लेते 15 डिग्री पे आपका वोल्टेज था, ये 15 डिग्री है। तो सीधी सी बात है भाई, करंट लैग करेगा ना, तो 15 से कितना, तो और नीचे आएगा, है ना, इधर इधर कहीं होगा, तो उसके लिए माइनस लगा यहाँ पे। तो B4 बॉल हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द पीक टू द RMS। तो पीक टू द RMS भाई आपका होता है पीक फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भाई देखिए, एंगुलर मतलब ओमेगा, सीधी सी बात, हमेशा ध्यान रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बोलते हैं 2πf होता है यहाँ पे। तो f की जगह 1/t पुट कर सकते हैं, यहाँ पे f होता है ना भाई, तो उसको लिख सकते हैं ऐसे 2π और f इक्वल टू होता है 1/t। तो f की जगह वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगी, तो इसी को तो बोलते हैं ये रेडियन होता है, ठीक है ना। 2π 3π 4π सब क्या है, रेडियन है, इसको रेडियन बोला जाता है, रेडियन। और t क्या है मतलब सेकंड यानी पर सेकंड, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना रेडियन पर सेकंड, देख रहे हो ऑप्शन, यूनिट पकड़िए आप। तो इसमें आपको बताना है, तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड दिया भाई, यानी एक साइकिल बनने में जो समय लग रहा है। तो भाई हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t और टाइम पीरियड दिया 0.02 सेकेंड। 100 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आधा यानी 50 हर्ट्ज। तो ये क्या हो गया, ये भी f है भाई, f, इसको मेरे को किस में लेके जाना है, ओमेगा में लेके जाना है। तो हम लोग पता है ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, यानी 2π, बस इसको भाई आप क्या कीजिए 2π से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। f कितना है आपका 50, तो कितना हो जाएगा 100π हो जाएगा भाई, 100π। तो 100π कौन सा है, C4 कैट। देख लेते हैं आंसर एक बार, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखिए, बोल रहे थे साइन वेव प्रोड्यूसेस। तो ये तो भाई आपको कॉमन सेंस लगाना है भाई, साइन वेव हम लोग यूज कर रहे हैं, तो लीस्ट डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड स्मूथ एंड द एफिशिएंट वेव फॉर्म, C4 कैट हो जाएगा। मतलब सब पॉजिटिविटी देखना भाई आपको। आगे है, इन AC ट्रांसमिशन सिस्टम द लोड करंट इज
तो भाई AC बोल दिया, तो AC में हम लोगों को पता है अभी जस्ट एक हम लोगों ने पावर इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos फाई। तो भाई लोड करंट है ना, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाए बताइए, P डिवाइडेड बाय VRMS इंटू कॉस फाई, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। पावर फैक्टर और करंट के बीच में आपका इन्वर्सली रिलेशन चलता है भाई। बी फॉर बॉल। आगे बढ़ता है, एन अल्टरनेटिंग करंट I, ठीक है, I का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन द टाइम पीरियड ऑफ द करंट। तो फ्रीक्वेंसी भाई हम लोग को पता है हर्ट्स में दिया, तो ये हम लोग को पता है ओमेगा होता है, ओमेगा मतलब ये रेडियन पर सेकंड में है। ओमेगा इक्वल टू दिया आपका 314 है ना, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और 2 पाई इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा f बन जाएगा, कोई दिक्कत। और इसको आप सॉल्व करेंगे है ना, मतलब इसको सॉल्व किए ना भाई, कितना हो जाएगा आपका 3.14 होता है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो पॉइंट तो हट गया, 300 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हर्ट्स। तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ भाई कि ये 314 कहीं पे भी लिखा होगा ना, ये किसके लिए होता है 50 हर्ट्स वाले फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ पे ओमेगा वैल्यू 314 होता है, तो हमेशा याद कर लीजिए आप, ठीक है। कितना हो जाएगा 50 हर्ट्स होगा। आप टाइम पीरियड चाहिए आप लोगों को, तो ये भी बताया था 50 हर्ट्स के हिसाब से जो एक साइकिल बनने में जो समय लगता है भाई वो 20 मिली सेकेंड होता है। क्लियर हुआ, 20 मिली सेकेंड होता है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई आपका फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया ना 50 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/50। तो भाई इसको क्या करता है मिली सेकेंड में लेके, क्योंकि ये मिली सेकेंड में ना, मिली सेकेंड ये भाई सेकेंड में, तो क्या करते हैं 1 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट देंगे 0 नहीं कटा, ठीक है। फिर हम लोग को एक और 0 डालना पड़ेगा, एक और 0 डाल देंगे, ये 2 बार में लगाएंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आपका इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम करंट इन अ साइनसॉइडल एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, ठीक है। आई मैक्स का वैल्यू दिया भाई, इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है ये होता है आपका आई मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ। अब पहले यहाँ पे काम कीजिए, इस पे ओमेगा का वैल्यू भी जस्ट बताया 2 पाई बाय टी होता है, कोई दिक्कत। ओमेगा का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए आप। साइन ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, और ये क्या है, ये भी मेरा टी है भाई। क्लियर हुआ। तो टी से टी, क्योंकि भाई दोनों का अगर भाई वैल्यू सेम आता है टी टी, तो भाई क्या कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 पाई, और 2 पाई क्या है रेडियन में भाई, ये रेडियन में है एक तरीके से। क्लियर हुआ। तो अगर इसको डिग्री में लेके जाना होगा तो डिग्री में भी लेके जा सकते हैं भाई। डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू दिया भाई, आगे बोलता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है मतलब समझ रहे हैं कि भाई 30 डिग्री में, इसको आप रेडियन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। अब बोलिए कैसे किया आपने, तो भाई मैंने आपको बताया था 1 रेडियन इक्वल टू होता है पाई बाई 180, है ना, हम लोगों को पता है ना। ये 2 पाई आर इक्वल टू होता है 360, तो भाई आर को हम लोग रेडियन बोलते हैं, ठीक है। 360 बटा 2 पाई कितना हो जाएगा 180 बटा पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये। तो ये हो गया रेडियन टू डिग्री, ओके। और वही अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है तो क्या कर लेते हैं, इसको घुमा के लिख दीजिए। 360 डिग्री इक्वल टू होता है भाई 2 पाई रेडियन के बराबर। तो भाई 1 डिग्री कितने के बराबर होगा बताइए, 2 पाई बाय 360, है ना, रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये पाई बाय 180। तो आप देखिए भाई 30 डिग्री दिया हुआ है, तो या तो आप वैल्यू पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ना भाई, अभी जस्ट समझा ना 2 पाई है ना, ओमेगा 2 पाई टी, और यहाँ पे अगेन एक टी है तो टी टी कैंसिल हो रहा है, बस यहाँ पे एंगल बचता है, ठीक है ना, एंगल। अब इसको डिग्री में लिखना है फिर रेडियन में लिखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इसको आप कन्वर्ट कीजिए भाई। अगर आप रेडियन में जाते हैं, पहले ये समझिए कि साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 लिखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है भाई, ठीक है। तो ये तो डिग्री को था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते तो हम लोग पता है 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा बताइए। 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 का वैल्यू आप डालेंगे ना कैल्सी में, तो भाई आपका अगेन कितना आ जाएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं भाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, या फिर आप कह सकते हैं साइन
π/6 भी क्या है, एक तरीके से 1/2 ही होता है। तो जिसमें आपको लेके चलना भाई, जिसमें आप एक तरीके से कॉन्वीनियंट फील करते हैं, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। इक्वेशन को बस आप समझिए। तो हम लोग को इक्वेशन पता है भाई, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, आई मैक्स का वैल्यू दिया बस 10 है, साइन और यहाँ पे π/6 लिखिए या फिर 10 साइन 30 लिखिए भाई, सेम आंसर आएगा। दोनों का वैल्यू भाई हाफ होता है, 1/2 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एसी करंट, ठीक है, इक्वेशन दिया, व्हाट इज द हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू। हम लोग पता है एसी का हम लोग जब भी एवरेज निकालते हैं हाफ ही निकालते हैं, फुल साइकिल में तो जीरो हो जाएगा ना, एवरेज जीरो हो जाए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो हम लोग को पता है 2Vm/π होता है एवरेज, है ना। तो 2Vm यानी 50 है ये ऑन पाई, कितना हो जाएगा 100 पाई, 50 दूनी 100 और नीचे में पाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल, तो भाई इसको हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर 50 हर्ट्ज साइनसोइडल, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोला भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू पहले होता है, ठीक है, Vm यानी Vmax साइन और ठीक है 50 हर्ट्ज के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा मिला के क्या ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे लिखिए ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू दिया यहाँ पे 100 पाई, सही बात है ना भाई, ओमेगा की जगह इतना लिखा हुआ है और हम लोग को ऑलरेडी पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो यहाँ से f इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 50, सही बात है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है आपका 50, यहाँ से फ्रीक्वेंसी में 50 आ गया ना, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है, 50 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग का यहाँ पे 50 आ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, नहीं यही आंसर होगा। बाकी वैसे भी आप छाट सकते हैं भाई, है ना, आगे मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो ये 50 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मैनुअली मैंने आपको समझा। इसका वैल्यू यहाँ से जब आप ओमेगा का टर्म में लिख रहे हैं भाई, तो यहाँ से एफ का जो फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी आएगा 50 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैच कर जा रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर सही है। मैक्सिमम वैल्यू तो बच्चा भी चूज कर लेगा ना, दिक्कत है ये चीज़ को समझना भाई, यहाँ पे हम लोग कैसे डील करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज वन साइकिल। तो भाई ये हो जाएगा वन कंप्लीट सेट मतलब क्या, एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव, इसी को हम लोग वन साइकिल बोलते हैं भाई। अब हम लोग आते हैं भाई अपने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के ऊपर, और इसका आपको यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालना भाई। तो आरएमएस वैल्यू मैंने आपको बताया भाई, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या किया, √3 से डिवाइड कर दिया, यानी 50 बार √3 करेंगे आ जाएगा। तो ये तो एकदम शॉर्टकट मेथड बता दी। अब उसका प्रूफ देखते हैं भाई कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को प्रॉपर वे में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो आरएमएस का मैंने आपको बताया था, रूट यानी उल्टा चलते हैं हमेशा, उल्टा, राइट टू लेफ्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे आरएमएस, तो पहले स्क्वायर, ठीक है, फिर हम लोग को मीन यानी एवरेज, फिर हम लोग रूट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक साइकिल पे देखना भाई, एक साइकिल निकालना ना, तो यहाँ देखिए स्लोप जा रहा है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा पहले हम लोग को, क्योंकि भाई हर एक इंस्टेंट में क्या है, इसका वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है ना, यानी ये टाइम का फंक्शन है भाई, ये टाइम मान लेता है, आगे भी क्या उस टाइम है हम लोग का। तो पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y2 कितना है यहाँ पे 50 माइनस इस पॉइंट पे y2 माइनस y1, तो ये यहाँ पे आपको y2 और x2 मिलेगा भाई, ये सब मैंने सिखाया था, ठीक है। बार बार हम लोग ये इस पे टाइम पास नहीं करेंगे अब। तो y2 50 था, y1 यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड x2 यहाँ पे कितना है 4 है, और x1 यहाँ पे कितना है 0 है, कितना हो जाएगा 50/4, कोई दिक्कत। और इसको हम लोग 25/2, m का वैल्यू आ गया 25/2। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू होता है mx प्लस c, m मतलब स्लोप मेरा कितना है 25/2, x mx होता है, तो x पे क्या है हमारा टाइम एक्सिस है भाई, है ना, टाइम एक्सिस है, यानी t से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे t हो जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, पहले वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ पे देख रहे हैं नहीं एट t इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पे 25/2 गुना t इक्वल टू 4 पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 25 दूनी 50, बिल्कुल सही भाई। t इक्वल टू 4 पे हम लोग को y2 का वैल्यू जो है 50 मिल रहा है, सही बात है, यानी इक्वेशन में सही है। वही अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे भाई मेरा y का वैल्यू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाए, बिल्कुल यानी यही मेरा क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का
एक ही वेव फॉर्म भाई, एक ही साइकिल पे काम करना है यार हम लोग को। ये इक्वेशन जो है मेरा कितना है 25/2 इंटू टी, ये मेरा आ गया इक्वेशन। तो ये मेरा फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है जो कि टाइम पे मतलब टाइम का फंक्शन है भाई। इसका हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, फिर हम लोग उसका रूट निकालेंगे। तो सब मिटा दे रहा हूँ, और सिर्फ एक साइकिल के लिए भाई हम लोग को निकालना होता है हमेशा। कितना है 25/2 का स्क्वायर, यानी ये फंक्शन है 25/2 टी, इसका स्क्वायर करना है मेरे को, और इसको फिर इंटीग्रेट करना है मेरे को। कहाँ से लेके कहाँ, 0 से लेके एक साइकिल तक, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। एक साइकिल यही है ना भाई, फिर यहाँ से तो रिपीट ही कर रहा है फिर अपने आप को। तो 4 मत लिखिए, इसको टी लिखिए, बाद में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, लिमिट डाल देंगे टी, और इसको फिर 1/t से डिवाइड करेंगे, और इसका फिर हम लोग को रूट लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब कांस्टेंट जो वैल्यू भाई बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/t, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसी के साथ कर लेते हैं ना, 25/2 का स्क्वायर ही मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे 1/t मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे भाई क्या हो जाएगा, t का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और लिमिट कितना से कितना हो जाएगा, 0 से लेके t तक हो जाएगा, और ये मेरा रूट हो जाएगा। 3 को भी इधर ले आते हैं बाहर, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसको मैं लिखता हूँ साफ तरीके से, ये हो जाएगा 3t इंटू 25/2 का स्क्वायर, और अपर लिमिट पुट करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा आपका टी क्यू, कैपिटल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देंगे भाई, और लोअर लिमिट पुट करने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि 0 है ना, 0 का पावर 0, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा आपका। अब इसको बस सॉल्व करना है। टी का वैल्यू हम लोग को पता भाई कितना है, टी कितना है, टाइम पीरियड कितना है 4, तो ठीक है, पहले इसको स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, या फिर इसको बाहर ले लेते हैं ना, स्क्वायर और रूट है तो बाहर ले लेते हैं भाई, 25/2 हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा 1/3t इंटू टी क्यू, तो एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ टी का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर मतलब क्या, टी का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा भाई, ओके। और 16 का भी अगर आप रूट लेते तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 25 गुना 4/2, और ये हो जाएगा आपका 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगी, ठीक है। तो काट देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 2 बचेगा ना, 25 दूनी 50, 50/√3 हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे 50 क्या था, 50 क्या है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, वही देख रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, एट द एंड √3 से डिवाइड किया है, तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे भी तो वही तो आ रहा है ना, तो वही डायरेक्ट याद रखना भाई, ट्रायंगुलर वेव कहीं पे भी दिया हुआ आरएमएस वैल्यू पूछेगा, √3 से सीधे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा